हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरस डिजिटल। मेरा नाम है अक्षत जैन और आज हम कवर करने वाले हैं अवर एनवायरमेंट। चलो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। जब इस चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें एक स्टार्टिंग टर्म आता है जिसको आप कहते हो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि भैया एक एरिया है, इस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो अपने नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे इस लिविंग एनवायरमेंट में क्या क्या होगा भैया? प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, डिकम्पोजर होगा। प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर यहाँ पे एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट की मदद से खुद का खाना बना लेगा। जैसे कि आपके पास प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। कंज्यूमर की बात करेंगे तो ये प्रोड्यूसर से खाना लेंगे और अपनी लाइफ यहाँ पे पूरी व्यतीत करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है प्राइमरी कंज्यूमर जिसको आप हर्बीवोर कहते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर, ऐसे कैटेगरीज रहेंगी। अगर कंज्यूमर मर गया, प्रोड्यूसर मर गया तो उनकी जो डेड बॉडी है वो धीमे धीमे गलेगी, सड़ेगी। उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के वापस अर्थ को, मिट्टी को वापस करने हैं कौन करेगा भैया? डिकम्पोजर करेगा। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, फार्मर्स फ्रेंड जैसे कि अर्थवॉर्म है। लेकिन अगर मैं इस पूरे इकोसिस्टम की बात करूं तो इकोसिस्टम के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। जैसे नेचुरल है, ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल है। नेचुरल की बात करूंगा तो मेरे पास फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज में टारगेट होते हैं, ध्यान रखना। साथ ही साथ ह्यूमन मेड में गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, एक्वेरियम है। लेकिन अगर मैं कहूं ये जो पूरा इकोसिस्टम है इससे क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है तो हमारे पास दो हैं, बायोटेक और ए बायोटेक। बायोटेक में है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा जीव रहेंगे। साथ ही साथ ए बायोटेक की बात कर लो, यहाँ पे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, मिनरल है, ये सब रहेंगे ए बायोटेक यानी नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उस एरिया को हम कहेंगे इकोसिस्टम। ऐसे इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें एसेंशियल लाइफ सपोर्ट देगा भैया, एक जगह दे रहा है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। जैसे आप हो, आप अपने रूम में रह रहे हो, वहां पे आपको इस पूरे अर्थ ने, एनवायरमेंट ने ऑक्सीजन दे दिया, सांस ले पा रहे हो, एरोबिक रिएक्शंस कर रहे हो, बिस्तर है उस पे सो पा रहे हो, इस तरीके से काम चल रहा है। साथ ही साथ बैलेंस रहेगा नेचर में, हर एक स्पीशीज, हर एक ऑर्गेनिज्म का अमाउंट सही रहेगा, बैलेंस रहेगा। किसी का अमाउंट बढ़ गया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको खा के कम कर सकती है पर खत्म नहीं करेगी। साथ ही साथ फ्लो ऑफ एनर्जी दिखेगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में खाना गया, इसकी एनर्जी यहां तक चली गई, फिर इससे बची हुई एनर्जी जब ये मर गया तो जो खाना बचा है वो इसमें गया, तो धीमे धीमे हमें दिखेगा कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम फूड चेन और फूड वेब जैसे टॉपिक्स को भी आज डिटेल में कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक आता है बेटा फूड चेन। एक चीज याद रखना, फूड चेन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फूड चेन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करो। 2 मार्कर क्वेश्चन है, आता है। हम बोलेंगे भैया फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है जो हमें क्या बताएगा, एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रही है इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर और डिकम्पोजर तक, हर्बीवोर, कार्निवोर, इस तरीके से पूरा का पूरा एनर्जी, न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। ये जो जगह है इसको अपन बोलते हैं ईच स्टेप या लेवल। इन लेवल्स को कहा जाता है फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि यहाँ पे ग्रास है तो ग्रास हो गया ट्रॉफिक लेवल 1 यानी प्रोड्यूसर। यहाँ पे ग्रास ऑपर हो गया यानी पहला कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर, ट्रॉफिक लेवल 2। ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 3, ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 4। अब चाहे तो इससे और ज्यादा मैं ट्रॉफिक लेवल रख सकता हूँ, लेकिन जितना आगे जाएगा उतना एनर्जी कंटेंट, उतना न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता जाएगा, इसलिए लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स होंगे फूड चेन में। साथ ही साथ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एनर्जी एक डायरेक्शन में जा रही है। एनर्जी का फ्लो कैसा है बेटा? यूनी डायरेक्शनल है। ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एक पिरामिड बना के दिया है जिसमें एनर्जी का फ्लो ऐसे दिखाया, ऊपर साइड यानी यूनी डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर जा रही है यानी इसका अगर पिरामिड बनेगा तो कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखें एनसीईआरटी के डायग्राम को तो ये फॉरेस्ट की फूड चेन है, ये ग्रासलैंड की है और ये एक्वेटिक की है। तो इसमें देखो ये रहा प्लांट, यहाँ से इसने खाना बनाया, एनर्जी ऊपर साइड गई, फिर ऊपर साइड गई, ऐसे ये पूरा एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हमें दिखा रहा है। तो एनसीईआरटी में 3 फूड चेन है, एक है फॉरेस्ट का, एक ग्रासलैंड का, एक एक्वेटिक का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो कि डायग्राम के नीचे क्या लिखा है। इस चैप्टर में इन छोटे छोटे डिटेल्स को ध्यान रखना। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अपन को मिलता है बेटा फूड वेब। जैसे आपके पास एक फूड चेन है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रही है, लेकिन अब मैं आपको 6-7 अलग अलग फूड चेन दे दूं। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे हमें यहाँ स्नेक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक एक्वेटिक प्लांट है, यहाँ पर भी एक प्लांट है। इस एक्वेटिक प्लांट ने किसी जू प्लैंक्टन ने लिया, फिर फिश ने, फिर यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म ने खाया, इसको टॉप कार्निवोर ने खा लिया, टॉप कंज्यूमर ने खा लिया। स्नेक की बात करूं तो ये देखो, यहाँ से खाना ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अगर ये स्नेक है, ये चाहे तो फ्रॉग को खा सकता है, बर्ड को खा सकता है, इस रैट को खा सकता है।
अगर ये वाली जो फूड चेन चल रही है, यहाँ से पौधा खत्म हो गया, ये पौधा यहाँ से पूरी तरीके से अगर खत्म हो गया तो क्या होगा, ये निपटा, ये निपट सकता है, ये खत्म हो सकता है, फ्रॉग खत्म हो गया, स्नेक के पास या खाना नहीं बचा, तो स्नेक क्या करेगा भैया, इस चिड़िया को खा सकता है ना। अगर चिड़िया भी खत्म हो गई तो क्या हुआ, रैट तो प्रेजेंट है। यानी एक फूड चेन को दूसरी फूड चेन के साथ मैंने क्या कर दिया है भैया, इंटरकनेक्शन में डाल दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया है, जिस कारण यहाँ पे इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी रहे। तो फूड चेन मतलब एक लीनियर सीक्वेंस, फूड वेब मतलब बहुत सारी फूड चेन को एक साथ जोड़ देना, जिसको हम बोलेंगे फूड वेब, जिस कारण पूरा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी रहेगा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है 10% एनर्जी लॉ, जो लिंडमैन ने दिया था। उसने ये बोला था कि भैया फूड चेन जो है उसका जितना भी स्टेप है, जिसको आप ट्रॉफिक लेवल कहते हो, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होता है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में क्या जाएगा, 10% एनर्जी, फिर ऐसी 10% फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सन है, सन क्या कर रहा है, प्लांट को 100% एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन प्लांट कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना यूज करता है, 1%। तो जैसे 1000 है, 1000 का 1% देखेंगे तो भैया 10 आया, बाकी का जो बच गया पीछे 990 वो तो हीट में लॉस हो गया, ठीक है, तो 1% आया। अब यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो रहा है कितना, 10%। तो फूड चेन के लेवल्स पे कितना ट्रांसफर होगा, 10%। और अगर सन की बात करोगे तो सन प्लांट को कितना देने वाला है, 1%। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से देखेंगे ये 10% आगे जा रहा है, तो 10% का अपन निकालेंगे, 10% तो इतना आ गया, 10 का 10% निकाला तो इतना आ गया, बाकी का जो बचा है वो कहाँ गया, हीट में लॉस हो गया। तो ये ध्यान रखो, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है। साथ ही साथ कितना लॉस्ट हो रहा है बेटा, 90%। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू में, दो तरीके के एमसीक्यू बनते हैं। एक फूड चेन बना के दे देंगे, 4-5 लेवल्स रख देंगे ट्रॉफिक लेवल के, बोलेंगे भैया प्लांट के पास इतना एनर्जी है तो टॉप के पास कितना होगा बताओ। या फिर ये तुमसे बोल देंगे भैया इतना इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, कितना लॉस्ट हुआ है, तो तुम्हें बोलना है 90% लॉस हुआ है, 10% ट्रांसफर हुआ है। ये मत बोल देना कि 10% लॉस हुआ है, ये नहीं बोलना, 90% लॉस हुआ है, 10% ट्रांसफर हुआ है, ये बोलना है। आगे चलते हैं, बहुत ही मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से सीधा का सीधा 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है बेटा, वो है ओजोन लेयर। ओजोन को आप O3 बोलते हो, जो मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से बना है। कैसे बना है उसको समझ लो। आपके पास यहाँ पे सन की यूवी रेज है, उसके प्रेजेंस में O2 आया, वो स्प्लिट हो गया नीसेंट ऑक्सीजन में, O एंड O में, फिर यही ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ तो बन गया O3, ये बन गया ओजोन। क्या कर रहा है ओजोन भैया, हमारे ओजोन क्या कर रहा है, अर्थ को बचा रहा है एक ब्लैंकेट की तरह, कि भैया हमें ओजोन से जो यूवी लाइट है वो अंदर ना आए, नहीं तो हम क्या होंगे, जल जाएंगे भैया, राख हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। तो ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट बनाया है अर्थ के ऊपर, यूवी लाइट कॉस्मिक रेस अंदर ना आए, साथ ही साथ जैसे उसमें गामा है, बीटा है, एक्सरे है, सब ना आए, हम बचे रहें। एक्सेस तो हम यूज करते हैं अपने लिए, लेकिन वो सब वापस ना आए, अंदर ना आए, अर्थ का टेम्परेचर ना बने। ओजोन कैसा है बेटा, डेडली पॉइजन है, ये एमसीक्यू का पॉइंट हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ हाइयर लेवल्स पर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में ओजोन एक एसेंशियल फंक्शन कर रहा है, यानी शील्ड कर रहा है सरफेस को, किससे, रेडिएशन से, कि हम जिंदा रहें, हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ये आ गया तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी करा सकता है, कैटरेक्ट करा सकता है। अब जरा समझो, ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होगी। आपका फ्रिज है, उसमें सीएफसी मॉलिक्यूल है, ये बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है, वहां पे सीएफसी मॉलिक्यूल है, वो रिलीज हुआ। अगर सीएफसी रिलीज होगा तो क्या होगा, वो जाएगा यूवी रेस के प्रेजेंस में, यूवी लाइट मिलेगी, टूटेगा तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकलेगा तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो सीएलओ क्लोरेट बना, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया, यानी ओजोन जो था 3 ऑक्सीजन से बना था, एक निकाल लिया, क्या होगा, वहां पे छेद हो जाएगा, ओजोन होल हो जाएगा। तो देखो ये होल हो गया, अब यहाँ से यूवी लाइट अंदर आ सकती है। अब वो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज का नंबर बढ़ाएगा, हीट बढ़ेगा, दिक्कत होगी, धीमे धीमे पॉल्यूशन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर वेरिएशन आएंगे, जैसे अभी हो रहा है। दिल्ली की कंडीशन देख लो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। अभी भोपाल की कंडीशन देख लो कि भैया ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, ये सब क्या है, ये इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की तरफ, कि भैया आपके पास खेत था, आपने वहां पे बहुत ज्यादा स्प्रे कर दिया चीजों का, जैसे कि आपके पास कुछ केमिकल्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड आपने स्प्रे कर दिया, हो गई बारिश, बारिश हुई तो क्या होगा भैया, ये सॉइल से पानी के साथ वहां बह जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, किसी वाटर बॉडी में जाएंगे, वाटर बॉडी में गए तो वहां पे इसका अमाउंट तो कम रहा, क्योंकि भैया ये हर एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ चिपक गया। लेकिन भैया कोई ना कोई जू प्लैंकटन होगा, कोई ना कोई कीड़ा होगा जो उसको खाएगा, उसके बॉडी में जाएगा, पानी तो जाएगा, तो उसकी बॉडी में ये केमिकल एक्यूमुलेट होगा, धीमे धीमे उस कीड़े को कोई मछली खाएगी, तो उसकी बॉडी में इस केमिकल का अमाउंट बढ़ेगा। अब ये खत्म नहीं होता केमिकल, ये डिग्रेड नहीं हो सकते, रह गए तो रह गए, सिंथेटिक केमिकल्स हैं,
फिर धीमे धीमे बड़ी फिश में गया, फिर किसी ऑर्गेनिज्म में गया। तो देखो यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है, इन केमिकल का लेवल धीमे धीमे ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और आखिरी में किसको अफेक्ट करेगा ये, हम जैसे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा कि भैया आप मार्केट से फल लेके आ गए, एप्पल लेके आ गए, उसके ऊपर थोड़ा सा केमिकल स्प्रेड है तो हमें दिक्कत होगी। क्लियर? चलो, ऐसे ही आता है इस चैप्टर का बहुत ही छोटू सा टॉपिक जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, 7th क्लास 6th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा है, वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या है भैया? ऐसा वेस्ट जो आराम से इकोसिस्टम में ब्रोकन डाउन हो सके, ब्रेक कर सके, ऑर्गेनिज्म उसको गला सके, उससे न्यूट्रिएंट निकाल के सॉइल को वापस कर सके। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसा है? इसको ह्यूमन ने बनाया है, इसको इजिली आप तोड़ नहीं सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो जैसा है वैसा रहेगा। जैसे प्लास्टिक इधर हो गया, यहाँ पे किचन वेस्ट मान लो, सब्जियों का वेस्ट मान लो, छिलका मान लो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नॉन बायोडिग्रेडेबल का, प्लास्टिक है, फिर फैब्रिक्स आ गए, मेटल्स आ गया, ग्लास आ गया, रबर आ गया, थर्मोकोल आ गया। बायोडिग्रेडेबल देखो कुक फूड है, एग शेल्स हो गए, फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया, किचन वेस्ट हो गया, ये सब हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल का मटेरियल। ये चीज ध्यान रखना। तो एक चीज याद रखना बेटा इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा कितने नंबर का है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में? 5 मार्क्स का है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, जो रिवीजन अपन ने किया है इसको अच्छे से देखना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना। सो थैंक यू सो मच। फिर अपन ऐसे ही मिलेंगे आगे और कोई रैपिड रिवीजन सीरीज वीडियोस के साथ।